पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चलते हैं। वहीं अब विपक्ष भी पीएम मोदी के आगे झुक गया है। दर्शकों, विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे झुकते नहीं है। वहीं अब जो हुआ है उससे साफ हो गया है कि विपक्ष ही पीएम मोदी के आगे झुक गया है। दरअसल राहुल गांधी और विपक्ष के जो लोग पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे थे, वो अब बोलने लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग यानी रॉ पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही अमेरिकी आयोग को करारा जवाब देते हुए भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन सिफारिशों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत यूएससीआईआरएफ के रिपोर्ट के निष्कर्षों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह संस्था बार बार भारत की स्थिति को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश करती है। दर्शकों, एक वक्त वो था जब कांग्रेस अमेरिका के आगे नतमस्तक रहती थी, लेकिन आज पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत दुनिया के तमाम देशों को उसकी भाषा में जवाब दे रहा है। वहीं विपक्ष के लोग अब भी विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप दर्शक मानते हैं कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है? तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी ने 2007-8 में परिवारवाद के आरोपों से जूझ रही कांग्रेस में योग्यता के आधार पर कार्यकर्ताओं और युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। इस योजना पर काम करते हुए राहुल गांधी ने स्वयं युवाओं के इंटरव्यू लिए और युवा कांग्रेस और कांग्रेस के छात्र संगठन में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी दी थी। पार्टी इसी योजना के सहारे एक बार फिर अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस के साथ काम करने को इच्छुक युवाओं से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वहीं आवेदन आने के बाद एक स्क्रीनिंग में चुने हुए युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिला और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 2 चरणों में इंटरव्यू में सफल युवाओं को पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इसे 2029 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस टैलेंट हंट के लिए पार्टी ने कई शीर्ष नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी है, लेकिन कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिससे साफ है कि पार्टी एकजुट नहीं है। वहीं उत्तराखंड में सियासी माहौल फिर गर्मा गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस में बढ़ते असंतोष का प्रतीक बताया। वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायक सोफिया फिरदौस को निकाल दिया है। सोफिया फिरदौस ओडिशा में पहली महिला मुस्लिम विधायक के तौर पर सुर्खियों में आई थी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सोफिया फिरदौस पर पार्टी ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने सोफिया के साथ 2 अन्य विधायकों को भी व्हिप तोड़ने के लिए पार्टी से निकाल दिया है। वहीं ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछली बार उन्हें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से मैदान में होंगी। वहीं बीजेपी ने भी इस बार नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में इस बार भवानीपुर में बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी में है। वहीं लोकसभा में सरकार की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने राहत मांगी थी। दरअसल संसद में निलंबित किए गए 8 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि आगे इस तरह का आचरण न अपनाएं। सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि पक्ष और विपक्ष के बीच 2 समझौते हुए हैं, जिसके तहत अब विपक्ष फर्जी बयानबाजी नहीं करेगा। वहीं 204 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, आईपीएस, आईएएस और वकीलों ने राहुल गांधी को ओपन लेटर लिखकर देश से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने लिखा है कि 12 मार्च को संसद परिसर में किया गया विरोध संसदीय नियमों और संसद की गरिमा के खिलाफ था।
वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने एक्स पर लेटर शेयर कर लिखा है कि संसद की गरिमा हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, ना कि नाटकबाजी का कोई मंच। हाल ही में हमने जो कुछ देखा वो संस्थागत नियमों और अधिकार के प्रति एक चिंताजनक उपेक्षा को दर्शाता है। यहाँ तक कि संसद परिसर के भीतर आचरण के बुनियादी मानकों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। राहुल गांधी और अन्य लोगों के कार्यों ने उस स्थान की पवित्रता को कमजोर किया है जो गंभीर विचार विमर्श और जिम्मेदार नेतृत्व के लिए बना है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। दर्शकों, बिहार, हरियाणा और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के आगे विपक्षी की सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हाथ मिलाना भी काम नहीं आ सका, तो वहीं ओडिशा में कांग्रेस और बीजेडी की जोड़ी भी कमाल नहीं कर सकी। तीनों राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों में से एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष को सिर्फ 2 राज्यसभा सीटें मिल सकीं। बीजेपी ने 5 सीटें जीती और उसके सहयोगियों को 4 सीटें मिली। कांग्रेस और बीजेडी एक-एक राज्यसभा सीटें जीत सकती है। वहीं देश के 10 राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 राज्यों के 26 राज्यसभा सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित चुने जा चुके हैं। 3 राज्यों की 11 सीटों पर सोमवार को चुनाव हुए और उसके बाद नतीजे आए। इस तरह से 37 राज्यसभा सीटों के चुनावों का फाइनल नतीजे देखें तो बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए को 22 सीटें मिली हैं, वहीं विपक्ष के खाते में 15 सीटें आई हैं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को मिली 22 सीटों में देखें तो 13 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि 9 सीटें उसके सहयोगी दल ने जीती हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को मिली 15 राज्यसभा सीटों के पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। वहीं राज्यसभा चुनावों के नतीजे ये दिखाते हैं कि एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ है और विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान। चुनाव से पहले एनडीए के पास 12 राज्यसभा सीटें थीं, लेकिन अब बढ़कर ये 22 हो गईं, जबकि विपक्ष के पास 25 थीं, जो अब घटकर 15 रह गई हैं। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के आंकड़े देखा जाए तो बीजेपी के पास 9 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 13 हो चुकी हैं। वहीं बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर लिया। महागठबंधन की हालत खराब रही। आरजेडी के 25 और कांग्रेस के 6 विधायकों के बावजूद 4 एमएलए अनुपस्थित रह गए, जिससे विपक्षी वोट प्रभावहीन हो गए। 2025 विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की हार के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। वहीं आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की हार के बाद अब कांग्रेस के 3 में से 1 विधायक सामने आए हैं। उन्होंने जो कहा वो किसी सियासी विस्फोट से कम नहीं। कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि सच्चाई यह है कि हमारे जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रभारी हैं, जो प्रत्याशी बनाया गया था उसमें कोई इनकी पहल नहीं थी। जब हमारे दल के नेता का ही सम्मान नहीं होगा तो हमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं। बिहार में पहले चल रहा था कि हिना शहाब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, फिर कहा गया कि किसी दलित को प्रत्याशी बनाएंगे। मनोज विश्वास ने आगे दावा किया कि अंतिम वक्त में वैसे प्रत्याशी को फील्ड पर लाया गया था जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं और न ही अनुभव है। वो एक बिजनेसमैन है। हमारे दल के नेता का आदेश हुआ कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग वोटिंग कीजिए या ना कीजिए, ये आपका निर्णय होगा, ये आप लोग पर डिपेंड करता है, यही सच्चाई है। मनोज विश्वास ने इस बयान में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर ही ठीकरा फोड़ दिया। वहीं ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को वोटिंग हुई। इस चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जिन 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनमें रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सोफिया फिरदौस की है। सोफिया ने 2 दिन पहले ही राज्यसभा चुनाव में बीजू जनता दल के उम्मीदवार के समर्थन के लिए पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए थे। सोमवार को उन्होंने पार्टी लाइन से हटते हुए बीजेपी के समर्थन में वोट डाल दिया। वहीं राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। दर्शकों, कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाती। पार्टी की नीतियों से तंग आकर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस वोटिंग करते हैं, लेकिन हार के बाद पार्टी के लोग वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में 2 मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने के मामले में अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट पंचम ने अब 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की है। वहीं न्यायालय ने लोअर कोर्ट से पत्रावली रिकॉर्ड को तलब किया है।
वहीं सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिखों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले की भी सुनवाई वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। तमिलनाडु के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने 173/4 का प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट के जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें निचली न्यायालय से पत्रावली तलब कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने का आरोप है। राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था। मामले में वकील हरिशंकर पांडे ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी पिछली तारीख पर भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वहीं कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राहुल गांधी की अगली तारीख यानी 16 मार्च को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था। इस बारे में राहुल गांधी को लेकर की गई शिकायत प्रकरण में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने बताया कि न्यायालय अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट पंचम ने मुकदमा संख्या 486/2025 हरिशंकर पांडे बनाम राहुल गांधी पर सुनवाई की। कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए 16 मार्च की डेट दी थी, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने अब निचली अदालत से सारी फाइलों को तलब किया है और अगली सुनवाई से अब इस पूरे मामले में एक पक्षीय सुनवाई शुरू होगी। वहीं एक दूसरे मामले को लेकर भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में हाथरस एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी ओर से आपत्ति पत्र दाखिल किया गया। न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। ये मानहानि का मामला गांव बुलगढ़ी निवासी रामकुमार रवि और लवकुश ने दायर किया है। परिवादियों का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव का दौरा करने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने उन तीनों को गैंगरेप का आरोपी बताया था, जबकि उन्हें 2 मार्च 2023 को अदालत द्वारा पहले ही दोष मुक्त किया जा चुका था। परिवादियों के अनुसार कोर्ट से बरी होने के बाद वे सामान्य जीवन जी रहे थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी के इस पोस्ट से उनकी छवि को दोबारा नुकसान पहुंचा। वहीं राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता, भारतीय और ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में बड़ा कदम उठाया था। कोर्ट ने भारत सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता संबंधित जांच फाइल को पेश करने का आदेश दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। वहीं याचिकाकर्ता बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये लंबे वक्त से चली आ रही लड़ाई का नतीजा है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। तो देखा आपने कैसे अलग अलग मामलों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ देश के अलग अलग अदालतों में कार्रवाई चल रही है और उन्हें देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काटने पड़ रही हैं। दर्शकों, संसद की गरिमा को भंग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 204 प्रतिष्ठित नागरिकों के समूह ने ओपन लेटर जारी किया है। लेटर में राहुल गांधी के संसद में व्यवहार को आपत्तिजनक बताते हुए देश से माफी मांगने की अपील की गई। इस समूह में 116 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, 80 रिटायर्ड नौकरशाह, 4 रिटायर्ड एम्बेसडर और 4 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं। लेटर में कहा गया कि भारत की संसद की गरिमा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन 12 मार्च 2026 को प्रदर्शन पर रोक लगाने के बावजूद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के विरोध को नियमों के उल्लंघन के साथ साथ संसद की व्यवस्था और अधिकार का अनादर भी बताया गया। इसके अलावा संसद परिसर को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए ये कहा गया कि राहुल गांधी को संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट खाते देखा गया, जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के सदस्यों के लिए उचित नहीं है। लेटर में ये कहा गया कि इस तरह का व्यवहार स्थापित नियमों और मर्यादाओं की अनदेखी को दिखाता है और ये दर्शाता है कि संस्था के प्रति सम्मान की कमी है। लेटर में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी सरकार के सवाल करने के प्रयास में देश और लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। लेटर में प्रतिष्ठित नागरिकों को इन घटनाओं से दुख जताया और राहुल गांधी को इस व्यवहार के लिए देश से माफी मांगने और आत्मचिंतन करने की अपील की गई। लेटर लिखने वाले प्रतिष्ठित नागरिकों में पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से लेकर IFS, IPS और सेना के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट में विपक्ष को बड़ा झटका लगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है। इसमें उन्होंने खुद को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को हटाने की मांग की। हिमायनी पुरी ने हट जाने के तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग भी की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अहम आदेश दिया है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने सोशल मीडिया यूजर पर हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाली सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से उस कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को अमेरिकी दोषसिद्ध यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ता है। हाईकोर्ट ने इस प्रकार की सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर भी रोक लगा दी है। हिमायनी पुरी ने याचिका में कहा था कि इंटरनेट पर प्रसारित कई पोस्ट और रिपोर्ट्स में यह गलत दावा किया जा रहा है कि उनका जेफरी एप्स्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों से किसी प्रकार का नेटवर्क या वित्तीय संबंध रहा है। हिमायनी पुरी ने याचिका में यह भी कहा कि उनके बारे में इंटरनेट पर प्रसारित कई पोस्ट और रिपोर्ट्स में गलत दावा किया गया है। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों से किसी प्रकार के नेटवर्क या वित्तीय संबंधी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित डिजिटल सामग्री को हटाने और आगे के प्रसार पर रोक लगाने का आदेश दिया। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी जो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साध रहे थे और जो लोग हरदीप सिंह पुरी की बेटी का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ रहे थे उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा। विपक्ष के लोगों की आदत है कि वो बिना किसी तथ्य के आरोप लगा देते हैं जिसके बाद उनकी पोल खुल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें